ओके हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग कैपिटल गेन का फोर्थ या फिर फिफ्थ जो भी है लास्ट क्लास करते हैं। इस लास्ट क्लास में जो भी पेंडिंग टॉपिक है हम लोगों का वो कंप्लीट करते हैं। इससे पहले जो कैपिटल गेन का लास्ट 3-4 क्लासेस हम लोग किए उसमें हम लोग कैपिटल गेन का जो भी बेसिक कंसेप्ट था वो डिस्कस कर चुके हैं। इवन लास्ट क्लास में हम लोग एग्जाम्सन पूरा कंप्लीट कर चुके हैं। नाउ दो टॉपिक बचा हुआ, एक है तुम्हारा कौन कौन से कैपिटल जो एक ट्रांसफर है जो कि ना एग्जेप्टेड है अंडर कैपिटल गेन वो करना है हम लोगों को। एंड इन केस ऑफ शेयर्स सिक्योरिटी शेयर्स का जो ट्रेडिंग वगैरह होता है वहाँ पे लॉन्ग टर्म शॉर्ट टर्म कैसे कैपिटल का ट्रीटमेंट वगैरह वो हम लोग देखेंगे। ठीक है। सो लेट्स स्टार्ट फ्रॉम एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर। तो सेक्शन 47 जो है इससे डील करता है। बेसिकली सेक्शन 47 डील करता है। सेक्शन 47 याद है तो अच्छा बात है, नहीं याद है और भी अच्छा बात है। ठीक है। तो बेसिकली टॉपिक पे फोकस करना है कि अगर लिक्विडेशंस हुआ या फिर पार्टीशंस हुआ तो यहाँ भी तो क्या होता है, एसेट का डिस्ट्रीब्यूशंस होता है। लिक्विडेशन का मतलब क्या हुआ, सपोज एक कंपनी है, ठीक है, एक कंपनी लिक्विडेट होने जा रहा है बिकॉज अब कंपनी चल नहीं पा रहा है, लॉस में चल रहा है, वट एवर द रीज़न। तो सब शेयर होल्डर लोग मिलकर डिसाइड किया कि नहीं कंपनी को हम लोग लिक्विडेट कर देते हैं। अब जब कंपनी को लिक्विडेट करेगा तो शेयर होल्डर तो इस कंपनी में पैसा लगाया था, राइट, शेयर कैपिटल में इन्वेस्ट किया था, तो उसको पैसा कौन देगा। तो कंपनी लिक्विडेशन का टाइम में कि अगर तुम लोग ये लॉ में भी है, सीए फाइनल लेवल पे, तुम लोग इंटर में है कि नहीं आई डोंट नो, ये तुम्हारा क्या, जब भी कंपनी का लिक्विडेशन होता है तो अपना एसेट बेचता है बाहर, बेच के जो पैसे मिलता है तो सबसे पहले क्या करता है, जो आउटसाइडर लोग का लोन चुकाता है, लाइक लोन, बैंक का लोन, डिवेंचर होल्डर का लोन, क्रेडिटर का लोन चुकाने के बाद उसके बाद प्रेफरेंस शेयर होल्डर को पेमेंट कर देता है। लास्ट में जो बचा कुछ रहता है, अब देखता है कि शेयर होल्डर लोग के लिए हम कुछ दे पाएंगे कि नहीं। तो अब शेयर होल्डर के लिए जो भी बचा होगा, एसेट हुआ, कैश हुआ, वो देगा। तो दैट मीन्स लिक्विडेशन जब होता है तब ये एक कंपनी उसका शेयर होल्डर को ऐसे डिस्ट्रीब्यूट करता है। तो इट इज़ ऑल्सो अ ट्रांसफर। तो क्या यहाँ पे भी कैपिटल गेन लगेगा? आंसर इज नो, इसको एग्जेम्प्टेड दिया गया है। दैट मीन्स ये कंपनी जब उसका शेयर होल्डर लोग को एसेट ट्रांसफर डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है ऑन इट्स लिक्विडेशन का कारण, ठीक है, तो वो क्या है, तुम्हारा एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा। उसको एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर सेक्शन 46 सब सेक्शन 1 में उसको बोला गया कि एग्जेम्प्टेड है, मतलब कोई कैपिटल गेन देने का ज़रूरत नहीं है। अंडरस्टूड। तो जब भी कोई कंपनी का लिक्विडेशन होता है, ऑन दैट लिक्विडेशन जो भी एसेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूट होता है शेयर होल्डर को, वो क्या है, एग्जेम्प्टेड है। यहाँ पे कंपनी इसको ट्रांसफर कर रहा है तो इसका हमें कोई कैपिटल गेन टैक्स वगैरह नहीं लगेगा, बिकॉज ऐसे भी उसको पैसे तो नहीं मिलने वाला, फुल फेयर कंसिडरेशन है क्या, खत्म, नील जा रहा है एसेट, कुछ होने वाला ही नहीं है यहाँ पे ऐसे भी। ठीक है। दूसरा, नाउ हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली, जिसको हम लोग बोलते हैं क्या, HUAF। ठीक है। वहाँ पे क्या है, कोई कैपिटल एसेट डिस्ट्रीब्यूशन हुआ इन काइंड। इन काइंड का मतलब समझता है, कैश नहीं, मतलब कोई एसेट वगैरह डिस्ट्रीब्यूशन हुआ। ठीक है। सपोज कोई लैंड था, कोई बिल्डिंग था, ठीक, वो सब डिस्ट्रीब्यूट कर रहा है टू इस मेंबर, हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली के जो मेंबर था, कब, एट द टाइम ऑफ पार्टीशन हुआ। फुल पार्टीशन या फिर पार्टली पार्टीशन, पार्टीशन हो रहा है, फैमिली अलग अलग हो जा रहा है, पहले जॉइंट था, तो पार्टीशन के टाइम में भी जो तुम्हारा डिस्ट्रीब्यूट हो रहा है वो भी तुम्हारा कैपिटल गेन में एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। ये कैपिटल गेन लगेगा कब, जब एक्चुअली में ये लोग बाहर बेचेगा किसी को, तब लगेगा। अभी छोड़ रहा है तब तो लगेगा, इनकम टैक्स को अल्टीमेट पैसे से गेन हुआ तो पैसा लगेगा। तो अभी तो जस्ट एक हाथ से दूसरा हाथ जस्ट चेंज ही हो रहा, मार्केट में जब बेचेगा थर्ड पार्टी किसी को तब तो कैपिटल गेन हो गई, तब वो टैक्स कलेक्ट करेगा उसमें जो होने का। अभी एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है फिलहाल। तो दैट मीन्स अगर हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली उसका मेंबर को ऑन बिकॉज ऑफ पार्टीशंस वगैरह अगर कोई कैपिटल ऐसे ट्रांसफर करता है वो भी क्या है, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है। ठीक है। तो लिक्विडेशंस का टाइम में जो एसेट जाता है, पार्टीशन का टाइम में जो एसेट डिस्ट्रीब्यूट होता है, ये सब ट्रांसफर तो है बट इट इज एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, कैपिटल गेन नहीं लगेगा उसमें। सेक्शन 46, ये सेक्शन 47 था। ओके। अब सर गिफ्ट, ये भी तो बहुत इंटरेस्टिंग चीज़ है। सपोज हम तुमको कुछ गिफ्ट किया, अभी तुम्हारा पापा, तुम्हारा दादाजी तुम्हारे पापा को कुछ गिफ्ट किया, तुम्हारा पापा एक किसी का पापा उसका बेटा को गिफ्ट किया, गिफ्ट तो करते ही, हस्बैंड वाइफ को गिफ्ट कर रहा है, ठीक है, बाप बेटी को गिफ्ट कर रहा है, बेटी बाप को गिफ्ट कर रहा है, हो सकता है। तो एनी काइंड ऑफ गिफ्ट, कोई भी किसी को गिफ्ट दे रहा है, ठीक है, तो वहाँ पे भी तो सर कैपिटल एसेट अगर है, अगर हम कोई कैपिटल एसेट तुमको गिफ्ट कर रहे हैं तो क्या हो सकता है कैपिटल एसेट, जो कैपिटल एसेट का डेफिनेशन हम लोग पढ़े थे, पर्सनल प्रॉपर्टी छोड़कर, पर्सनल मूवेबल प्रॉपर्टी छोड़कर पर्सनल आईपी कैपिटल एसेट है, लैंड बिल्डिंग कैपिटल एसेट है बिकॉज आईपी है, ओके, गोल्ड ज्वेलरी वगैरह कैपिटल एसेट है। उसके बाद तुम्हारा क्या था और बाकी तुम्हारा स्टॉक को छोड़ दो और यहाँ पे एग्रीकल्चर लैंड कुछ, तो बाकी सभी तुम्हारा कैपिटल एसेट है। तो इसमें से सपोज फॉर एग्जाम्पल मेरा कोई शेयर है तुम्हारा में ट्रांसफर करते हैं, मेरे पास लैंड बिल्डिंग है, हम तुमको देना चाहते हैं, ठीक है, तो ये सब अगर हम गिफ्ट किया तुमको तो मेरा हाथ से तो ट्रांसफर हुआ, तो हम भी तुमको क्या यहाँ पे कैपिटल गेन कैलकुलेट करने पड़ेगा, क्या कैपिटल गेन टैक्स लगेगा, आंसर इज नो। अगर कोई किसी को गिफ्ट कर रहा है, कैपिटल एसेट गिफ्ट कर रहा है, तो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर माना जाएगा। तो इसका रीज़न तुमको अभी बताते हैं।
एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल ऐसे अंडर अ विल या फिर कोई इरिवोकेबल ट्रस्ट जो ब्रेक नहीं, जो रिवोक नहीं हो, कैंसिलेबल नहीं है, नॉन कैंसिलेबल ट्रस्ट है या गिफ्ट डीड का थ्रू से, वो तुम्हारा क्या एक्सेप्टेड ट्रांसफर अंडर सेक्शन 47। वो सब सेक्शन याद रखने की जरूरत नहीं। ठीक है, इसका रीज़न क्या हो सकता है बोलो तो? बिकॉज सपोज हम एक सपोज तुम्हारा पापा तुमको गिफ्ट किया, तो जब तुम्हारा पापा से ऐसे तुम्हारा हाथ में आया तो तुम्हारे पापा को पैसे नहीं दिए, नॉन कंसिडरेशन फ्री ऑफ कॉस्ट में गिफ्ट किया। गिफ्ट मतलब क्या? कंसिडरेशन इज जीरो, दैट इज व्हाई इट इज गिफ्ट। गिफ्ट मतलब क्या? जहाँ पे कंसिडरेशन क्या होगा? नील होगा, तभी ना उसको हम लोग गिफ्ट बोलते हैं। पैसा देकर दिया तो गिफ्ट कहाँ होगा? ठीक है, गिफ्ट हुआ तो इनकम टैक्स बोलते हैं ठीक है अभी हम कैपिटल, इसको हम एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर बोलते हैं, कोई कैपिटल गेन नहीं लगेगा। बट इसी एसेट को जब तुम किसी और को बेचोगे तब तो तुम कैपिटल गेन कैलकुलेट करेगा, तब तुम्हारे फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन क्या होगा? सेलिंग प्राइस। कॉस्ट क्या होगा? प्रीवियस ओनर का। वो जो प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट हम लोग सीखे थे, याद आ रहा है? तो वहाँ पे जो प्रीवियस ओनर का कंसेप्ट इसीलिए बोला गया था भाई, जब फर्स्ट ओनर सेकंड ओनर को गिफ्ट दे रहा है तब छोड़ दे रहा है, एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर, कुछ नहीं लगेगा। बट सेकंड ओनर दैट इज जिसको गिफ्ट मिला था, वो जब बाहर किसी को फिर सेल करेगा, नॉट गिफ्ट, गिफ्ट वाला चेन कंटिन्यू चल, जब सेल करेगा तब तो उसको कैपिटल लगेगा। सेलिंग प्राइस माइनस कॉस्ट। कॉस्ट किसका? ओरिजिनल जो तो प्रीवियस ओनर जो था उसका इंडेक्सेशन का बेनिफिट ही मिलेगा उसका डेट से, बस खत्म। इनकम टैक्स इतना तो दिलदार है नहीं कि तुमको छोड़ देगा, देयर मस्ट बी सम रीजन। ठीक है, तो इसीलिए जब किसी कोई भी किसी को जब कैपिटल से गिफ्ट करता है तो वो टेंशन का बात नहीं, कुछ कैलकुलेशन की जरूरत नहीं। बट बाद में सामने वाला उस गिफ्टेड प्रॉपर्टी को किसी को बेचा तब जाके कैपिटल गेन का लायबिलिटी उसका हाथ में आएगा। उस टाइम प्रीवियस ओनर का कॉस्ट को लेकर वो कैलकुलेट करेगा। ठीक है, उसमें अगर खुद वो कुछ इन्वेस्टमेंट किया होगा तो वो भी आएगा, कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट वगैरह वो सब दोनों का आएगा। ठीक है, याद आ रहा है? तो इसको रीड विथ वो पेज नंबर जो था प्रीवियस ओनर वाला जो कंसेप्ट था उसके साथ। ठीक है, गिफ्टेड प्रॉपर्टी जो बाद में सेल करते हैं वहाँ पेज नंबर रेफर कर लेना। ओके, ये जो यहाँ पे देखो 5.8, जैसे कि यहाँ पे अगर हम लोग आ जाते हैं 5.8 मतलब 1 नंबर पेजेस में होगा। ये रहा तुम्हारा, ये देखो ये था व्हेन कैपिटल एसेट आर अक्वायर्ड बाय वे ऑफ गिफ्ट और इनहेरिटेंस, मतलब जो दिया उसका हाथ में तो एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर था, बट अब तुम जब किसी को बेच रहे हो तब तुम्हारे लिए कैपिटल गेन तो लगेगा। इन दैट केस तुम्हारा कॉस्ट क्या माना जाएगा? कॉस्ट ऑफ द प्रीवियस ओनर। पीरियड ऑफ होल्डिंग कब से होगा? उसका टाइम से काउंट होगा। इंडेक्सेस कॉस्ट ऑफ इंप्रूवमेंट उसका भी मिलेगा, हमको भी मिलेगा। एडवांस मनी मेरा वाला, उसका वाला इग्नोर करना, बस यही तो था। इस तरह से रेफर करके पढ़ना है इनकम टैक्स में। ओके, एक सेक्शन दूसरे सेक्शन से लिंक है। पेज नंबर कितना थे हम लोग? 5.22। ठीक है, समझ में आया? तो लिक्विडेशन वाला पार्टीशन वाला समझ में आया, गिफ्ट वाला भी समझ में आ गया। नाउ होल्डिंग एंड सब्सिडियरी कंपनी क्या होता है? होल्डिंग कंपनी, सब्सिडियरी कंपनी। सपोज अदानी का भी कहानी चल रहा है, ठीक है, अदानी का शेयर्स में अगर जो इन्वेस्ट करके रखा होगा पूरा गया, जो हम इन्वेस्ट नहीं किए थे। ठीक है, एनीवे तो क्या है, सपोज रिलायंस। अब रिलायंस क्या है? रिलायंस का अंदर में बहुत सारा छोटा छोटा कंपनीज है, पर रिलायंस का जो मेन है रिलायंस इंडस्ट्रियल लिमिटेड, वो क्या है तुम्हारा मेन कंपनी, वो छोटा छोटा कंपनी बना के रखा है फॉर टैक्स सेविंग्स के लिए। बहुत सारा कंपनी ऐसा करता है। ठीक है, जितना ज़्यादा तुम सब्सिडरी कंपनी खोल के रखेगा उतना टैक्स बेनिफिट रहता है, अलग अलग टैक्स कॉम्पिटिशन होता है। एनीवे होल्डिंग मतलब क्या होता है? जो कंपनी दूसरा कंपनी का शेयर्स का 51% से भी ज़्यादा होल्ड करके रखा होगा, दैट इज कंट्रोलिंग पावर तुम्हारा हाथ में है, तो हम उस कंपनी का होल्डिंग कंपनी हो जाएंगे। सपोज ये है तुम्हारा एक्स लिमिटेड और ये है तुम्हारा ए लिमिटेड और बी लिमिटेड। अब एक्स लिमिटेड क्या किया? ए लिमिटेड का शेयर्स में 60% इन्वेस्ट होल्ड करके रखा है, एक्स लिमिटेड इसका भी 70% होल्ड करके रखा है। तो तब इन दैट केस एक्स लिमिटेड को हम क्या बोलेंगे? इट इज अ होल्डिंग कंपनी फॉर ए लिमिटेड एंड बी लिमिटेड। उल्टा हिसाब से तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड का स्टेटस क्या है? ए लिमिटेड और बी लिमिटेड एक्स लिमिटेड का सब्सिडियरी कंपनी। ओके, समझ में आया? तो होल्डिंग कोई कंपनी दूसरा कंपनी के अगर शेयर्स के इतना ज़्यादा कंट्रोलिंग पावर है ऐसे इन्वेस्टमेंट करके, ठीक है, तो उसको हम लोग बोलेंगे हम होल्डिंग कंपनी फॉर दैट, उसके लिए हम होल्डिंग है और वो मेरे लिए सब्सिडियरी है। ओके, वही बोल रहा है। तो इट मीन्स होल्डिंग कंपनी सब्सिडियरी कंपनी के बीच में भी तो ट्रांजेक्शन होता है भाई, कैपिटल एसेट लेन देन। तो तब क्या होगा? बोल रहा एनी ट्रांसफर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय अ कंपनी टू इज होल्डी ओन्ड सब्सिडरी कंपनी, दैट इज 100% मेरा शेयर्स होगा इसमें। होल्डी ओन्ड का मतलब क्या? 100% शेयर होल्डिंग हम है और कोई नहीं।
होल्ली ओन्ड, ठीक है। होल्ली ओन्ड मतलब 100% इन्वेस्ट शेयर होल्ड हम ही होल्ड करते हैं। ये एक्स लिमिटेड अगर ए लिमिटेड का 100% शेयर होल्ड करता है तो ये हो जाएगा होल्ली ओन्ड सब्सिडियरी कंपनी। अंडरस्टूड। और वाइस वर्सा, उल्टा ये उसका भी कर सकता है। मतलब क्या, एक होल्डिंग कंपनी इसको भी दे रहा है या फिर सब्सिडरी कंपनी होल्डिंग कंपनी को दे रहा है, कोई भी एक ट्रांजेक्शन बोल रहा है, होल्डिंग इसको दे रहा है या फिर होल्डी ओन सब्सिडियरी इसको दे रहा है। बट याद रहे होल्डी ओन सब्सिडियरी का बात किया है, ठीक है। प्रोवाइडेड द ट्रांसफरी कंपनी, ट्रांसफरी मतलब जिसको ट्रांसफर कर रहे हैं, ठीक है, इज एन इंडियन कंपनी। अब क्या, सपोज एक्स लिमिटेड का सब्सिडरी कंपनी इंडिया का बाहर भी है। अब इंडिया का बाहर किसी कंपनी को अगर हम ऐसे ट्रांसफर करते हैं तो वहाँ पे मेरा कैपिटल गेन लगेगा। बट अगर इंडिया का अंदर है मेरा ट्रांसफरी कंपनी जो कि ना मेरा होल्डी ऑन सब्सिडी कंपनी, वहाँ पे एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर बोला गया, ओके। द एग्जेम्पशन शैल बी विथड्रॉन इफ सच कैपिटल एसेट इज कन्वर्टेड बाय द ट्रांसफरी कंपनी। अब क्या किया, ये जो ट्रांसफरी कंपनी था जिसको होल्डिंग कंपनी सपोज एक्स लिमिटेड कैपिटल से ट्रांसफर किया था, एक 8 साल के अंदर इसको कन्वर्ट कर दिया किसमें, स्टॉक इन ट्रेड में। मतलब इसको क्या, स्टॉक इन ट्रेड में कन्वर्ट करके बेच दिया। सपोज हम बिल्डिंग दिए तो बिल्डिंग को स्टॉक में कन्वर्ट करके बेच दिया बिकॉज रियल एस्टेट में है। तो क्या होगा, एट एनी टाइम बिफोर द एक्सपायरी, 8 साल से पहले, तब क्या होगा, विड्रॉ कर लेगा। ये जो तुम्हारा ये था विड्रॉ, अब मतलब टैक्सेबल हो जाएगा उस टाइम। ये एग्जाम्पशन जो दिया था अभी, विड्रॉ करके तब टैक्सेबल कर लेंगे। ये हो सकता है ना जानबूझ के हम क्या कि 10 तो होल्डिंग कंपनी बेच के रखे, हम इसको यहाँ से यहाँ, यहाँ से वहाँ ऐसे पे कर रहे हैं, हाथ पे कर रहे हैं, तो नहीं होगा ऐसा। 8 साल तक तुमको लॉकिंग रहेगा उस एसेट का। अब होल्डिंग कंपनी अगर दूसरा कंडीशन का, होल्डिंग कंपनी सीजेस टू होल्ड द इंटायर शेयर कैपिटल। अब क्या बीच में जाके सपोज क्या हुआ, 8 साल से पहले, 8 साल से पहले, 8 ईयर से पहले, 8 ईयर से पहले ये कंपनी क्या किया, अपना सपोज 10% शेयर बेच दिया। तो क्या अब क्या हो जाए, 90% होल्डिंग हो गया, तो इट इज लेस देन 100%। तो क्या होगा, तब भी जाकर होगी कभी। कंडीशन क्या था, होल्डी ओन सब्सिडी कंपनी 8 साल तक एक दूसरे का रिलेशनशिप होल्डी ओन, ये जो है 100% इसका शेयर होल्ड करेगा, तो ठीक है। तो ये समझ में आया। तो कंडीशंस क्या है, होल्डिंग कंपनी सब्सिडी 100% होल्डिंग ऑन सब्सिडी, अगर ट्रांजेक्शन हुआ कैपिटल एसेट का ट्रांसफर का, तो फिलहाल एग्जेम्प्टेड तो है, बट उससे 2 कंडीशन फुलफिल। 8 साल तक ये एसेट सामने वाला ट्रांसफरी कंपनी बेच नहीं सकता, और ट्रांसफरी कंपनी इंडियन कंपनी होगा। तीसरा कंडीशन, भाई ये 100% होल्डिंग ऑन सब्सिडी रहना चाहिए, कितना साल तक, 8 साल तक। बीच में अगर शेयर्स बेच दिया थोड़ा बहुत भी तो रूल्स ब्रेक हो जाएगा, 100% होल्डिंग ऑन सब्सिडी नहीं होगा तो एग्जाम्पशन विड्रॉ हो जाएगा, ठीक है। तो बस यही चीज़ यहाँ पे समरी करके दिया हुआ तुम्हारा, क्या होल्डिंग कंपनी सब्सिडी, या फिर ये इसको भी दे सकता है, ये इसको भी दे सकता है, ओके। एग्जाम्पल तभी मिलेगा अगर ये कंडीशन फुलफिल हुआ, तो क्या है, इंडियन कंपनी होना चाहिए जिसको हम दे रहे हैं ट्रांसफरी कंपनी। अगर हम होल्डिंग कंपनी सब्सिडरी को दे रहे हैं, ये इंडियन कंपनी होना चाहिए। अगर सब्सिडियरी होल्डिंग को दे रहा है तो होल्डिंग इंडियन कंपनी होना चाहिए, ओके। और होल्डिंग कंपनी कैन नॉट सेल द शेयर्स फॉर नेक्स्ट 8 साल तक, एक भी शेयर्स नहीं बेच सकता, 100% उसको रहने होगा। और ट्रांसफरी कंपनी जिसको भी हम जो भी जिसको भी हम एसेट दिया, वो 8 साल तक उसको कन्वर्ट नहीं कर सकते स्टॉक में, और बेच नहीं सकता, दैट इज बेसिकली, ठीक है। अब आ जाते हैं अमलगैमेशंस एंड डीमर्जर। ये क्या होता है सर, अमलगैमेशन एंड डीमर्जर, बोलो तो। करेक्ट। अब सपोज इसको हम समझाते हैं, अमलगैमेशन यहीं पे समझाते हैं। सपोज ये तुम्हारा अमलगैमेशन, सपोज ये ए लिमिटेड था, ये बी लिमिटेड, अलग अलग कंपनी है, सेम ऐसे का बिजनेस करे, बोला अलग अलग कंपनी से नहीं करके भाई हम लोग एक हो जाते, तो ये लोग एक्स लिमिटेड हो गया, ठीक है। ये लोग नाउ इट इज़ अ अमलगैमेटेड कंपनी, नाउ इट इज़ अ अमलगैमेटेड कंपनी। तो क्या होता है, इसका एसेट ट्रांसफर हो जाता है, इसका लायबिलिटी, एसेट लायबिलिटी दोनों यहाँ पे ट्रांसफर हो जाता है। और क्या होता है, इस कंपनी का शेयर्स ये दोनों कंपनी का शेयर होल्डर को मिल जाता है, खत्म, ठीक है। तो अब इसका शेयर होल्डर को क्या मिलेगा, पैसा तो नहीं मिलेगा। तो ये कंपनी बोला हम लोग नया कंपनी फॉर्म करते दोनों मिलके, और इसका जो शेयर्स है एक पर्टिकुलर रेशियो में, सपोज 2 के लिए एक, 1 के लिए एक, ऐसा करके हम डिस्ट्रीब्यूट दे देते हैं सबको, खत्म, ठीक है। इसका एसेट यहाँ आ जाएगा, दोनों का एसेट लायबिलिटी इसमें मर्ज हो जाएगा, ठीक है। अब क्या होगा, इसका जो शेयर्स होगा ये हम दे देंगे यहाँ पे, खत्म। जस्ट हम क्या, एक नया कंपनी हम लोग दोनों मिलकर फॉर्म के लिए अमलगैमेशन हो गया यहाँ पे। अब यहाँ पे इसका एसेट यहाँ ट्रांसफर हो रहा है कैपिटल से, इसका भी एसेट यहाँ ट्रांसफर हो रहा है, तो ये क्या, ये ट्रांसफर का क्या कैपिटल में लगेगा, नहीं, यहाँ पे भी नहीं लगना चाहिए, ठीक है। वही बोल रहा। अब डी, ये तो हुआ एमलगैमेशन का केस हुआ। अब डी मर्जर क्या हो, तो उल्टा, सपोज एक्स लिमिटेड एक कंपनी था, इसका एक है तुम्हारा सपोज, एक है तुम्हारा होटल में, एक होटल डिवीजन है, एक तुम्हारा सपोज रियल एस्टेट है,
आप उसको वो सोच रहा है कि यार रियल एस्टेट जो मेरा है ना लॉस में चल रहा है, हम इसको इसका वजह से मेरा पूरा कंपनी का परफॉर्मेंस खराब हो रहा है, तो हम इसको हम आई वांट टू सेल दिस, हम इसको बेच देना चाहते हैं। तो क्या करेगा, डी मर्ज हो जाएगा, अदर सेल करेगा, या फिर सेल किया तो सेल हो ऑफ डिविजन हो गया, अदरवाइज ये बोला कि एक काम करते हैं हम दो कंपनी फॉर्म करते हैं, डी अलग अलग हो जाते हैं, तो ये अब अलग हो जाएगा, ये अलग हो जाएगा, तो डी मर्ज हो गया। ठीक है, उल्टा है जैसे इसका। अब जब डीमर्ज होगा, इसका एसेट कुछ यहाँ आएगा, इसका भी एसेट कुछ यहाँ आएगा, अब इसका जो शेयर होल्डर लोग है वो यहाँ कुछ यहाँ आ जाएगा, कुछ यहाँ आ जाएगा, तो डीमर्ज हो गया। ओके, अमलगैमेशन मतलब क्या, दो अलग अलग कंपनीज था, मोर देन टू कंपनीज, ठीक है, मोर देन टू या दो भी हो सकता है, मिलके एक नया कंपनी फॉर्म किया। ठीक है, तो यहाँ पे जो एसेट का डिस्ट्रीब्यूशन ट्रांसफर हुआ एक दूसरे के बीच में, यहाँ से यहाँ आया, तो ये एक सिमिलर डीमर्जर में भी तो एसेट ट्रांसफर होगा, जब एक कंपनी से अलग हो जाएगा अलग अलग विंग्स में, बिकॉज ऑफ जो भी रीजन है, तो वहाँ भी होगा, तो वहाँ पे भी एक सिमिलर ट्रांसफर, वही बोला एनी ट्रांसफर। हीरो होंडा वाला केस। हाँ हाँ, हीरो होंडा, वोडाफोन आइडिया वाला जो केस है, VI था ना, वो सब केस क्या है, यही तो है, डीमर्जर ही तो हुआ था। हीरो होंडा भी तो डीमर्ज ही तो हो गया ना वहाँ पे, VI तो अभी एक साथ हो गया था, और वो एमलगैमेशन हुआ कि मर्जर बोल लो एक ही बात है। ठीक है, हज था ना पहले, हज वगैरह टाटा का, सॉरी एयरटेल का था ना कुछ हज, नए नए में आया था, वो सब सब क्या था, वही सब था एमलगैमेशन डीमर्जर का। नाउ एनी ट्रांसफर इन द स्कीम ऑफ एमलगैमेशन ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय द एमलगैमेटिंग कंपनी, मैंने जो कंपनी, ये लोग क्या एमलगैमेटिंग कंपनी है, एमलगैमेटिंग कंपनी जो एमलगैमेट कर रहा है, टू द एमलगैमेटेड कंपनी, ये कौन है, एमलगैमेटेड कंपनी है। ठीक है, इफ द लेटर कंपनी इज इंडियन कंपनी, हाँ ये सामने वाला जो नया एमलगैमेटेड कंपनी हम फॉर्म किया वो इंडियन कंपनी होना चाहिए, तो ठीक है। अब सेम केस, अब एनी ट्रांसफर बाय अ शेयर होल्डर, एक ही हुआ है, तो ठीक है। अब ना ये तो कंपनी अब एक दूसरे में एसेट ट्रांसफर किया, अब शेयर होल्डर भी तो अपना शेयर्स ट्रांसफर करेगा, तो ये भी क्या, अब शेयर्स भी तो इज अ कैपिटल एसेट, तो क्या शेयर होल्डर जब इस कंपनी का शेयर्स के बदले दूसरा कंपनी का शेयर्स मिला, क्या यहाँ भी कैपिटल लगेगा, नो नहीं लगना चाहिए। तो ये बोले एनी ट्रांसफर, तुम लोग ऑनलाइन जो हो कनेक्टेड, ठीक है, कोई डाउट रहने से पूछना, ठीक है ना। हाँ हाँ, गॉट इट, इसको लिव द लिव, हाँ बस वहाँ क्लिक करो पार्टिसिपेंट्स में, ठीक, हटा दो। ओके, तो अब दूसरा क्या था, एनी ट्रांसफर बाय अ शेयर होल्डर इन अ स्कीम ऑफ एमलगैमेशन ऑफ शेयर्स हेल्ड बाय हिम इन एमलगैमेटिंग कंपनी। अब क्या, एक शेयर होल्डर था ए लिमिटेड का, बी लिमिटेड का, वो तो ए लिमिटेड बी लिमिटेड का शेयर्स होल्ड किया था, अब जब एमलगैमेशन होगा उसको तो शेयर भी ट्रांसफर करने पड़ेगा, उसका बदले एक्स लिमिटेड का शेयर्स मिलेगा ना, तो वही बोल रहे हैं यहाँ पे, इफ द ट्रांसफर इज मेड इन द कंसिडरेशन ऑफ अलॉटमेंट ऑफ टू हिम ऑफ एनी शेयर्स इन द एमलगैमेटेड कंपनी, ट्रांसफर क्यों हुआ, बिकॉज उसका बदले उसको एमलगैमेटेड कंपनी का शेयर्स मिल रहा है, ये डायरेक्ट मार्केट में बेच नहीं रहा है, अगर डायरेक्ट मार्केट में बेचता, वो सपोज उसका ऑप्शन था कि हम बेच के निकल जाए, हम शेयर्स नहीं लेंगे, तो उसके लिए कैपिटल गेन लगता, बट यहाँ पे वो बेच नहीं रहा, जस्ट उसका बदले दूसरा शेयर्स वो ले रहा है। ठीक है, इन दैट केस, एंड ऑब्वियसली बात है एमलगैमेटेड कंपनी इंडियन कंपनी होना चाहिए, ठीक है, तो जाके वो भी एक्सेप्ट ट्रांसफर है, एक्सेप्ट वेयर द शेयर होल्डर इट सेल्फ इज द एमलगैमेटेड कंपनी। हाँ, ऐसा नहीं होना चाहिए कि खुद सपोज जो एमलगैमेटेड कंपनी एक्स लिमिटेड है, वो भी इसी कंपनी का शेयर होल्डर था, अब एक्स लिमिटेड मतलब नया कंपनी फॉर्म हुआ, या फिर इट कुड बी एग्जिस्टिंग कंपनी भी तो हो सकता है। अब ये भी क्या किया था, सब दो सिनेरियो हो सकता है, आइदर एक्स लिमिटेड एक नया कंपनी फॉर्म हुआ, या फिर ऑलरेडी एक्स लिमिटेड था, अब ये दोनों मिलके एक्स लिमिटेड को खरीद, एक्स लिमिटेड दोनों को खरीद लिया, एमलगैमेशन वहाँ पे भी तो हो सकता है। तो अगर सपोज एक्स लिमिटेड ऑलरेडी इसका इन्वेस्टर था, तो एक दूसरे में जो है उसको तुमको इग्नोर करना है, उस केस को छोड़कर, ठीक है। तो आपस में तो शेयर्स दे रहे हैं ना, देखना जब होल्डिंग कंपनी या कंसेप्ट आएगा एमलगैमेशन का, तुम लोग का है होगा शायद फाइनल लेवल में, तो आपस में तो वो बेच रहा है, आपस वाले को हटा दो कंसिडरेशन से उसके तो ये था तुम्हारा एमलगैमेशन, दो पॉइंट था, एक तो कंपनी, एक एमलगैमेटिंग कंपनी ए लिमिटेड बी लिमिटेड एक्स लिमिटेड एमलगैमेटेड कंपनी को एसेट दे रहा था, तो वो एग्जेम्प्टेड था, प्रोवाइडेड एमलगैमेटेड कंपनी इज एन इंडियन कंपनी। दूसरा, इस ये जो एमलगैमेटिंग कंपनी का जो शेयर होल्डर था, इन लोगों को तो इस कंपनी का शेयर्स मिला देकर, ठीक है, ये भी तुम्हारा एग्जेम्प्टेड ट्रांसफर है, ठीक है। अब डीमर्जर वाला केस क्या था, उल्टा सेम चीज ही होगा, एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर ऑफ अ कैपिटल एसेट बाय द डीमर्ज्ड कंपनी। अब डीमर्ज कंपनी कौन है बोलो तो, ये रहा तुम्हारा
जो डी मर्ज हुआ ये तुम्हारा डी मर्ज कंपनी है, कौन था, एक्स लिमिटेड, ठीक है। और जो रिजल्टिंग कंपनी कौन होगा, ये लोग रिजल्टिंग कंपनी है। जो होटल डिवीजन का जो अलग नाम दे दो, सपोज ए हो गया, ए हो गया बी, दे आर द रिजल्टिंग कंपनी। और ये हो गया तुम्हारा इसको हम बोल सकते हैं डीमर्ज्ड कंपनी, डीमर्ज्ड कंपनी। और इन लोग को बोल सकते हैं क्या, रिजल्टिंग कंपनी, ठीक है। सो एनी ट्रांसफर इन अ डीमर्जर, ऑब्वियसली ट्रांसफर कौन करेगा, डीमर्ज कंपनी करेगा ट्रांसफर, किसको, रिजल्टिंग कंपनी को, टू द रिजल्टिंग कंपनी, प्रोवाइडेड, ऑब्वियसली कौन इंडियन कंपनी होना चाहिए, जिसको मिल रहा है, दैट इज रिजल्टिंग कंपनी, इंडियन कंपनी होना चाहिए। ऐसे नहीं हम डीमर्ज करके कोई ऐसा कंपनी बना जो इंडिया के बाहर है, तो नहीं, तो कैपिटल नहीं लगेगा, ठीक है। एनी ट्रांसफर, सेम यहाँ पे भी अब क्या है, ये जो डीमर्ज कंपनी हुआ, सपोज एक्स लिमिटेड डीमर्ज होकर ए और बी में हुआ, तो एक्स लिमिटेड के शेयर को शेयर होल्डर लोग अपना शेयर को देख सरेंडर के बदले दूसरा शेयर मिलेगा, ठीक है। तो एनी ट्रांसफर ऑफ और इशू ऑफ शेयर्स बाय द रिजल्टिंग कंपनी, अब ये रिजल्टिंग कंपनी शेयर होल्डर लोग को शेयर इशू करेगा, उसका शेयर होल्डर लोग को डीमर्ज कंपनी का, हाँ कि नहीं, इन द स्कीम ऑफ डीमर्जर टू द शेयर होल्डर ऑफ द डीमर्ज कंपनी। तो इफ द ट्रांसफर ऑफ इशू इज मेड इन कंसिडरेशन ऑफ डीमर्ज, इफ ट्रांसफर क्यों हो रहा, बिकॉज ऑफ द कंसिडरेशन, किसका बदले, डीमर्जर हुआ बोल के उसका बदले हम दे रहे, तो तुम्हारा एक्सेप्टेड ट्रांसफर है, ठीक है। ये कंपनी का शेयर होल्डर लोग को शेयर्स मिल रहा है बिकॉज ऑफ द डीमर्जर का बदले, डीमर्जर हुआ उसका, हमको ये शेयर्स दे रहे, उसका बदले दूसरा शेयर्स मिल रहा है, दैट इज इन कंसिडरेशन, फ्री में तो नहीं, एक के बदले दूसरा मिल रहा है हमको, एक्सचेंज हो रहा है, वो शेयर होल्डर लोग ऑफ किसका, डीमर्ज कंपनी का शेयर्स दे रहा है। तो शेयर होल्डर का पॉइंट ऑफ व्यू से ये वाला सोचो, तो उसके लिए कैपिटल गेन लगेगा, ये जो था तुम्हारा कंपनी का पॉइंट ऑफ व्यू से, और ये क्या था, शेयर होल्डर के लिए, ये भी क्या था, पहले ये पहले वाला कंपनी के लिए था, दूसरा वाला किसका, शेयर होल्डर के बारे में सोचो तुम, बिकॉज शेयर होल्डर भी तो अपना शेयर्स क्या कह रहा है, शेयर्स को दे रहा है ना, ट्रांसफर हो जा रहा है, तो इट इज एक्सेप्टेड ट्रांसफर, बिकॉज उसका बदले मिल क्या रहा है, दूसरा, उसका बदले इस केस में अमलगमेटेड कंपनी का शेयर्स मिल रहा है, इस केस में उसका बदले रिजल्टिंग कंपनी का मिल रहा है। तो अमलगमेशन डीमर्जर वाला केस में अगर मिल रहा है तो एक्सेप्टेड ट्रांसफर, दैट इज वो दे रहा है, दिस ट्रांसफर इज एन एक्सेप्टेड ट्रांसफर, ओके। देखो यहाँ पे एग्जांपल देके समझाया है, क्या दिया, नोट द कंडीशंस दैट द शेयर होल्डर विल गेट शेयर्स ऑफ amalgamated company is not possible in a case where the amalgamated company itself is the shareholder of the amalgamated company। मतलब amalgamated company मतलब जो amalgamated हो गया, सॉरी ये तुम्हारा amalgamating कंपनी था, ठीक है, और नीचे वाला amalgamated कंपनी है, ठीक है। सो अब क्या, amalgamated कंपनी मतलब ऊपर का दो, अब उसमें हम खुद जो amalgamated कंपनी वो खुद शेयर होल्डर था, तो आपस में नहीं कर सकते, बिकॉज अ कंपनी कैन नॉट इशू शेयर्स टू इटसेल्फ, अपना आप को तो तुम शेयर इशू नहीं कर सकता ना, कभी करता है, ए लिमिटेड हैज इशू शेयर टू ए लिमिटेड, नहीं हो सकता। सो देयरफॉर द अमेंडमेंट हैज बीन मेड टू एक्सक्लूड इट फ्रॉम सच कंडीशन, से एक्सक्लूड कर दिया उसको, वो जो कंडीशन लगाया गया था ना कि तुम्हारा उसको उस कंडीशन से, मतलब इस केस को उसमें हटा दिया गया, यहाँ पे तुम्हारे एग्जाम का, हाउएवर द अमलगमेटेड कंपनी शैल रिक्वायर्ड टू इशू शेयर्स टू द अदर शेयर होल्डर को तो देगा, अपना आप को नहीं देगा, बट दूसरा को तो देगा। मतलब हम जो शेयर्स कंपनी बने एक्स लिमिटेड, अब हम किसको किसको शेयर करें, ए लिमिटेड का सब शेयर होल्डर को एंड बी लिमिटेड का ऑल शेयर होल्डर, बट एक्सक्लूडिंग हम जो ऑलरेडी इसमें शेयर जितना थे उसको नहीं देंगे, उसका बदले नहीं मिलेगा ना, हम अपना आप को शेयर इशू नहीं कर सकते, आई वॉज ऑल्सो द शेयर होल्डर ऑफ दिस कंपनी एक्स लिमिटेड, तो नहीं कर सकते ना, तो ये बोल रहे हैं। एनीवे फॉर एग्जाम्पल ए लिमिटेड एक 100% सब्सिडियरी हुआ किसका, बी लिमिटेड का, ठीक है, गेट अमेलगमेटेड टू बी लिमिटेड, अच्छा ए लिमिटेड सब्सिडरी बी लिमिटेड के साथ अमेलगमेटेड हो गया, ठीक है, ए लिमिटेड यहाँ पे बी के साथ मर्ज हो गया, इन दिस केस बी लिमिटेड इज द ओनली शेयर होल्डर ऑफ ए लिमिटेड ना, कौन था, तो क्या बी लिमिटेड अब शेयर्स देगा, नो, नॉट पॉसिबल, ठीक है। अब दूसरा क्या, ए लिमिटेड गेट अमेलगमेटेड इन बी लिमिटेड, ठीक है, बट बी लिमिटेड ए लिमिटेड कितना शेयर होल्ड करता है, 20%, तो बाकी किसको देंगे हम, बाकी लोग को देंगे, 80% वाला शेयर होल्डर जो उसको देंगे, इन दिस केस बी लिमिटेड रिक्वायर्ड टू इशू ओनली 80% शेयर्स टू द अदर शेयर होल्डर, ठीक है, अपना आप को नहीं देंगे हम, डीमर्जर में भी सिमिलर प्रोविजंस हैं, जस्ट रीड कर लेना वहाँ से। उसके बाद अदर ये वाला देख लेते हैं एक बार, इन नया मैथ से दिया ना तुम, पुराना मैथ से है,
न्यू मैट के लिए, उसमें भी सेम है, ठीक है, उसमें भी सेम ही। इसको एक बार जस्ट रीड कर लेते हैं। ऑल द प्रॉपर्टी ऑफ द अंडरटेकिंग्स एंड लाइबिलिटीज, जो हम कहानी थोड़ी देर बोल रहे थे, जो भी प्रॉपर्टी है, एसेट है, जो भी लाइबिलिटी है, बीइंग ट्रांसफर बाय द डीमर्ज कंपनी। डीमर्ज मतलब जो पुराना कंपनी, जो फर्स्ट कंपनी अलग अलग में कन्वर्ट वाला है, ये वाला केस। एक्स लिमिटेड अलग अलग हो जा रहा है, तो एक्स लिमिटेड डीमर्ज था, एंड जो नया कंपनी अलग अलग हुआ वो रिजल्टिंग कंपनी। तो ये बोला डीमर्ज कंपनी का जो भी एसेट लाइबिलिटीज वगैरह है डीमर्जर से पहले, इट बिकम्स द प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटी ऑफ द रिजल्टिंग कंपनी बाय वर्च्यू ऑफ द डीमर्जर, राइट। उसका एसेट लाइबिलिटी इसका हो जाता है, पार्टीशन सपोज 50-50 हो गया, जो भी रेशियोज है। सिमिलरली द प्रॉपर्टी एंड लाइबिलिटीज ऑफ द अंडरटेकिंग्स बीइंग ट्रांसफर्ड बाय द डीमर्ज कंपनी आर ट्रांसफर एट वैल्यूज अपीयरिंग इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स इमीडिएटली बिफोर द कौन से वैल्यू पर ट्रांसफर करेगा, उसका बुक्स में जो वैल्यू आ रहा है अकाउंट्स में, ठीक है। हाउएवर इन डेज का कंप्लाइंट का वजह से रिजल्टिंग कंपनी, जो रिजल्टिंग कंपनी है, कैन बुक द वैल्यू डिफरेंट फ्रॉम द बुक वैल्यू ऑफ द डीमर्ज कंपनी। सामने वाला को हो गया, बट हम दूसरा वैल्यूएशन करके फ्रेश वैल्यूएशन पे, बिकॉज इन डेज में अगर तुम देखे वहाँ पे फेयर मार्केट वैल्यू होता है, ठीक है, जब कराएंगे इंडिया 16 तो वहाँ पे कर सकते हैं। नाउ द रिजल्टिंग कंपनी जब इशू किया, इशूज इन कंसिडरेशन ऑफ द डीमर्जर का, डीमर्ज हुआ बोल के रिजल्टिंग कंपनी को शेयर्स देने पड़ेगा, किसको, शेयर होल्डर को, on proportionate basis, right, except where the resulting company itself is shareholder of the demerged company, जो कहानी हम लोग पता है ऑलरेडी। now the shareholder holding not less than 3/4 मतलब कितना होता है, 75 100 सॉरी, चार वहाँ पे 100 4 हाँ 75% इन द वैल्यू ऑफ शेयर्स इन द डीमर्ज कंपनी, ठीक है, become shareholder of the resulting company. Shareholder not less than 3/4 in the value of shares in the demerged company. जो demerged company का जो 75% वैल्यू होल्ड कर रहा था, वो लोग रिजल्टिंग कंपनी का शेयर होल्डर बनेगा, अदर देन शेयर्स हेल्ड इमीडिएटली बिफोर द डिमर्जर बाय नॉमिनी। छोड़ो, द ट्रांसफर ऑफ द अंडरटेकिंग इज ऑन अ गोइंग कंसेप्ट बेसिस। जस्ट एक करने वाले रूल्स दिया है यहाँ पे कि क्या हो रहा है, मेन हम लोग का फोकस कहाँ है, ऊपर वाला केस जो है टॉपिक, ठीक है। नाउ क्लास डिस्कशंस क्या बोल रहा है, एक्स लिमिटेड गेट एमलगैमेटेड टू वाई लिमिटेड, ओके, एक्स लिमिटेड वाई के साथ एमलगैमेटेड हो गया, मैच, एक्स लिमिटेड अलग अलग बिजनेस, एक्स और वाई अलग था, अब बोला एक्स बोल रहा है कि हम वाई के साथ मिक्स हो जाते हैं, एक हो जाते हैं, ठीक है। नाउ डिस्कस द टैक्स इम्प्लीकेशन। तो क्या होगा टैक्स इम्प्लीकेशन, नो कैपिटल गेन टैक्स इज चार्जेबल, किसके हाथ में, एक्स लिमिटेड के हाथ में। एक्स लिमिटेड कौन है यहाँ पे, एमल गैमेटिंग कंपनी, और ये कौन है, एमल गैमेटेड कंपनी, गैमेटेड कंपनी, ये कौन है, ट्रांसफरी, और ये कौन था, ट्रांसफेरर, जो ट्रांसफर किया, ट्रांसफेरर, ठीक है। तो व्हेन इट ट्रांसफर द एसेट टू वाई लिमिटेड प्रोवाइडेड वाई लिमिटेड इज एन इंडियन कंपनी, करेक्ट। सिमिलरली दूसरा क्या होगा, जो शेयर एक्स लिमिटेड का जो शेयर होल्डर जो शेयर दे के वाई लिमिटेड का शेयर मिला, उसको भी नहीं लगेगा। सो नो कैपिटल गेन टैक्स, एक कंपनी के लिए था, किसके लिए, फॉर एक्स लिमिटेड, ये था फॉर एक्स लिमिटेड के लिए, नो कैपिटल गेन टैक्स, करेक्ट। एक्स लिमिटेड ट्रांसफरर था, उसके लिए कोई कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। अब भाई एक्स लिमिटेड का जो शेयर होल्डर है उसके लिए क्या होगा, उसके लिए भी नहीं लगेगा, बिकॉज एमलगमेशन केस में मिल रहे हैं। तो नो कैपिटल गेन टैक्स इज चार्जेबल इन दी हैंड्स ऑफ शेयर होल्डर ऑल्सो, अगर शेयर होल्डर गेट द शेयर्स ऑफ वाई लिमिटेड फॉर शेयर्स ऑफ एक्स लिमिटेड का बदले अगर वाई का शेयर्स मिलता है तो। द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ शेयर्स क्या होगा, ऑफ द एमलगैमेटेड, दैट इज जो वाई लिमिटेड का जो शेयर्स उसको मिला, तो उसका कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ क्या होगा, वुड बी द सेम एज दैट ऑफ एमलगैमेटिंग कंपनी का जो कॉस्ट है वही कॉस्ट मिलेगी। फॉर इंस्टेंस इफ द कॉस्ट ऑफ एक्विजिशन ऑफ द शेयर ऑफ एक्स लिमिटेड का शेयर वो 50,000 रुपये में खरीदा था, तो वाई लिमिटेड के लिए 50,000 ही माना जाएगा। जब बाद में इसको वो बेचेगा मार्केट में, जब सेल करेगा, तो फुल वैल्यू ऑफ कंसिडरेशन से जब लेस करेगा, क्या करेगा, ये वाला ही माइनस करेगा, ठीक है। नेक्स्ट, नाउ एक्स लिमिटेड, अब ये डिमर्जर वाला कैसे, डिमर्ज होके एक्स लिमिटेड और वाई लिमिटेड दो अलग अलग कंपनी बना। नाउ टैक्स इम्प्लीकेशन सेम, एक्स लिमिटेड जब डिमर्ज होगा तो एक्स लिमिटेड जो ट्रांसफर किया हुआ एसेट कोई कैपिटल नहीं लगेगा, प्रोवाइडेड दोनों कंपनी सामने वाला इंडियन कंपनी होगा, ठीक है, वही चीज़ यहाँ लिखा हुआ। और दूसरा, इसको जब शेयर होल्डर लोग को भी शेयर्स मिलेगा तो भी तुम्हारा क्या होगा, नहीं लगेगा टैक्स, ठीक है।
अबे वर्क ऑफ आर्ट, वर्क ऑफ आर्ट क्या था? कैपिटल एसेट था, राइट? उस केस में क्या होगा एक बार देख लेना ये सब, ठीक है। एनी ट्रांसफर ऑफ कैपिटल एसेट बीइंग एनी वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शन, साइंटिफिक आर्ट कलेक्शंस, ड्राइंग्स था ना, पेंटिंग, फोटोग्राफ, प्रिंट, ये सब तुम्हारा कैपिटल कलेक्शन था। किसको दे रहे हम? किसको दे रहे हम? टू द गवर्नमेंट, और कोई यूनिवर्सिटी को दे रहे, या फिर कोई म्यूजियम को दे रहे, आर्ट गैलरी को दे रहे, ये सब पर्पस में अगर दे रहे होंगे, ठीक है, तो क्या होगा तुम्हारा? एक्सेप्टेड होगा। बट किसी और को अगर तुम दिया होगा तो टैक्सेबल होगा। तो हम वर्क ऑफ आर्ट, ये सब जो कैपिटल है, वर्क ऑफ आर्ट, आर्कियोलॉजिकल कलेक्शंस वगैरह, जो भी साइंटिफिक रिसर्च वगैरह, अगर हम कोई गवर्नमेंट एजेंसी का, गवर्नमेंट या फिर यूनिवर्सिटी या फिर कोई म्यूजियम वगैरह को देते हैं, ठीक है, तो क्या होगा? एग्जेम्प्टेड है, कैपिटल गेन टैक्स नहीं लगेगा। किसी और को अगर बेचते हैं तो कैपिटल गेन टैक्स लगेगा। स्टॉक लेंडिंग,